आज तो हम लोग केवल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि एनिमल फॉर्म में कौन कौन एनिमल्स का क्या क्या कैरेक्टर था और वह फ्रांसीसी क्रांति में एक्चुअली क्या क्या रोल निभाए थे। तो आज वही जानेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ 3-4 मिनट तक के लिए या 2 मिनट के लिए हम इसका सारांश देखते हैं। हिंदी में बता देते हैं कि एक्चुअली पहले क्या हुआ था। तो क्रांति हुआ था 1789 से 1799 के बीच में। ये बात तो हम लोग को पता है ही, लेकिन इसमें क्या हुआ है वो बता देते हैं। तो इसमें यही हुआ है कि बहुत सारे जो पहले लोग राजतंत्र था, यानी कि राजा का तंत्र था, तो वह लोगों पर क्रांति करता था। मतलब लोगों पर अलग अलग तरह के परेशानियां या मुसीबत उसको ढाता था। तो वही सब क्रांति कर कर ज़बरदस्ती वह राजा को किसी भी तरह पराजय कर दिया। उस छल कपट के साथ चाहे लड़ाई वड़ाई होने के बाद राजा को ख़त्म कर दिया। तो फिर उसमें से जो प्रजा थे, मतलब जो नॉर्मल लोग थे, उसी में से कोई फिर राजा बना, यानी कि फिर मेन आदमी बने, मुख्य आदमी बने, लीडर की तरह। फिर वो उनका शासन आया तो फिर वो भी कुछ जनता पर जुर्म करने लगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है वह अलग अलग तरह से जनता पर जुर्म करता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तरीके से। उसी प्रकार से एनिमल फार्म में भी वही बताया गया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे तो इसमें एक जो जॉर्ज ऑरवेल या इसमें एक ऐसा कास्ट कैरेक्टर रहता है, मतलब मिस्टर जॉन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा की तरह है। तो मिस्टर जॉन्स और वह एनिमल, बहुत सारे एनिमल, मिस्टर जोन्स एनिमल्स को पालता रहता है और उसको सही से रख रखाव नहीं करता है। तो एनिमल्स सब मिलकर उसको रिबेलियन करता है, मतलब एकदम विद्रोह करता है। तो जोन्स को हारना पड़ता, फिर एनिमल्स में से ही कोई लीडर बनता है। तो फिर वो लीडर बनने के बाद फिर और सारे एनिमल्स पर जुर्म ढाता है। तो देख रहे हैं कि हर तरीके से यही क्रांति के कारण बना था, इसी के कारण क्रांति हुआ। तो उसी को सही से विस्तार से हम जानेंगे इसमें। तो हिंदी में अब यही कैरेक्टर के बारे में अब हम जानते हैं, जस्ट लगभग 20 मिनट में। इनमें उनका जन्म हुआ था। तो 17 अगस्त 1945 में इन्होंने ये लिखे थे। ये उस समय के बारे में सोच कर लिखे हैं जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 के आसपास में। तो उस समय को देखकर इन्होंने लिखे थे। जॉर्ज ऑरवेल जी का यह, तो हम आज वही जानेंगे, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ बात हम जानेंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं उनके बारे में है कि यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल जी का कि यह 1903 में तो उनका जन्म हुआ था और 1789 से 1799 तक जो क्रांति चली उसी को लेकर लिखे थे। तो इसका बेसिक बातें क्या इस नॉवेल में कहता है कि जो क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उसका तो मेन कारण यही सब था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ये कारण तो था। साथ में कुछ और बहुत सारे कारण हैं। परिणाम तो जानते ही हैं कि उसे एकदम थोड़ा सुधरा, लेकिन पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक चाहे राजनीतिक व्यवस्था, सभी पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। तो वो जो हुआ था 10 साल के बीच में, यानी कि 1789 से 1799 के बीच में जो भी घटना हुई थी, तो उनको एनिमल के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है इस नॉवेल में, जो जानवर के रूप में इसमें बताया हुआ है। लेकिन आखिरकार यही इतिहास के बारे में ही हम लोगों को यह नॉवेल बताता है। तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर आएगा, तो पहले हम बेसिक बातें कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अगर इस चैप्टर को देखेंगे तो यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे बिहार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हो गया, फिर हम देखेंगे इग्नू में भी पूछा जाता है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में, इस तरह के अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, नेपोलियन का कैरेक्टर जानेंगे। तो यह रिप्रेजेंटेड एज स्टालिन, जो स्टालिन ने किया था। तो ये क्या किए थे कि इनका रोल अभी हम देखेंगे तो वही है। तो स्टालिन का रोल था कि हाउ डिड नेपोलियन राइज टू पावर इन मैनर फार्म, जो मनोर फार्म था
वह अपने पावर को किस प्रकार से इंक्रीज किया, वो मतलब ये इंक्रीज किए करते थे। फिर है क्रिएट मिलिट्री, वह चुपके चुपके से मिलिट्री तैयार करते थे ताकि आगे वक्त आने पर हम लड़ सके। वह कमांड करता था अपने स्वार्थीपन के कारण, मतलब ये नेपोलियन एक तरीके से स्वार्थी भी था। ही इज़ ट्रू डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह तो जानते होंगे, तो वह एक तानाशाही थे, डिक्टेटर थे। कनिंग माइंड, लेकिन वह धूर्त दिमाग का था। थिंकिंग इन एडवांसमेंट, वह एडवांसमेंट के जैसा सोचते थे। नेपोलियन का कैरेक्टर यही सब है। हिज ऑर्डर लाइक वायोलेंस ऑन एनिमल्स, उनका जो भी ऑर्डर रहता था जैसे कि वायोलेंस हो उसके ऊपर। तो नेपोलियन का कैरेक्टर इसमें यही सब जानेंगे। तो ये कैरेक्टर जान लिए, उसके बाद यहाँ पर 7 रूल बनाए गए थे वो तोड़े, तो हम वो आगे चलेंगे, जब इस में जाएंगे तब आगे बात करेंगे। स्नोबॉल का कैरेक्टर हम लोग को जाएगा। स्नोबॉल का कैरेक्टर यह ट्रॉटस्की जो विचारधारा के थे, यानी कि इनके बारे में है। तो इनके क्या क्या कैरेक्टर थे, तो मेजर कैरेक्टर इनका था स्नोबॉल का। हीज कैरेक्टर नेक्स्ट टू नेपोलियन इम्पोर्टेंस, जैसे एनिमल फॉर्म में नेपोलियन का कैरेक्टर है, उसके बाद मेन कैरेक्टर आता है तो वह स्नोबॉल का ही आता है। यह ओपन माइंडेड थे, मतलब खुले दिमाग के व्यक्ति थे। इन्वेटिव ब्रेन था। इन्वेंटिव ब्रेन का मतलब हुआ कि नए नए चीज़ों का विचार लाते थे और उसको खोज करते थे। तो स्नोबॉल का ये कैरेक्टर सब था। पॉपुलर इन एनिमल डोमिनेटिंग एनिमल फार्म, एनिमल फॉर्म में वह डोमिनेटेड थे, सबको प्रभावित करते थे। तो स्नोबॉल का ऐसा था। फिर है गिफ्टेड प्लानर, वह अलग अलग तरीके के प्लान बनाकर नेपोलियन को देते थे, चाहे जो भी हो, और वह पावरफुल भी था। इक्वलिटी इन एनिमल्स, वह पूरे एनिमल्स को इक्वल मानते थे, एक जैसा एक समान मानते थे। तो स्नोबॉल का ये सब कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं। नेपोलियन एक तरीके से गुंडा की तरह था, और ये स्नोबॉल देख सकते हैं यह एक तरीके से हीरो की तरह वर्क कर रहा है, सभी को एक जैसा मानता है। यह ट्रू लीडर ऑफ द नेशन एज लाइक एनिमल, एनिमल में भी यह ऐसा एनिमल के वह लीडर थे जो स्नोबॉल है। जैसा कि नेशन में होता है, राष्ट्र में होता है कोई अच्छा हीरो जो कि हमेशा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति करे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्नोबॉल का वैसा ही कैरेक्टर था। विंड मिल क्रेडिटेड बाय हिम, उनके द्वारा ही विंड मिल स्थापना करने की कोशिश हुआ था कि विंड मिल अगर बनेगा तो हम लोग यहाँ पर सही से चैन की कम से कम हवा तो ले सकेंगे, बिजली का उत्पादन सब हो पाएगा। तो ऐसा स्नोबॉल सोचते थे। तो इस प्रकार से डिफरेंस बिटवीन बोथ कैरेक्टर एज लाइक हीरो एंड विलेन एंड सो हिज कैरेक्टर इज मेमोरेबल, तो वह हीरो के जैसा कैरेक्टर निभाते थे। तो स्नोबॉल के बारे में जान लिए। अब ओल्ड मेजर के बारे में जान लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ओल्ड मेजर आया। नेपोलियन के बारे में जान लिए, स्नोबॉल के बारे में। अब हम देखते हैं ओल्ड मेजर के बारे में। तो ओल्ड मेजर क्या है, नाम से पता चल रहा है कि यह मुख्य व्यक्ति थे, मेजर व्यक्ति थे, ओल्ड थे, बूढ़ा व्यक्ति थे। तो इनको भी मान सकते हैं कि किसी का भी गार्जियन जब बूढ़ा हो जाते तो उनका क्या क्या रोल होता है। तो बस उसी प्रकार से ऐसा ही थे ओल्ड मेजर के रूप में, जो जॉर्ज ऑरवेल जो थे राइटर, उनके द्वारा जो ओल्ड मेजर माना गया है मार्क्स को और लेनिन को। फ्रांसीसी क्रांति के समय मार्क्स और लेनिन को दर्शाया गया हुआ है, उन्हीं को नज़र में रख कर ओल्ड मेजर कैरेक्टर दिया गया, जो कि मेजर पीक था एक तरीके से। तो रिप्रेजेंटेड एज मार्क्स एंड लेनिन को दर्शाते हैं। और शेड टीयर्स एट फेट, कभी कभी उनको आंसू आ जाते थे, आंसू बहाने लगते थे फ्यूचर को देखकर। बॉन्डिंग विद एनिमल, वह एनिमल से एकदम गहरा संबंध रखते थे। उसके बाद वह मोटिवेशन फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप को सम्मान करें, तो वैसा वे सभी को मोटिवेट करते थे। और 12 साल के ओल्ड, मतलब 12 साल के पीक थे। वन मैनी प्राइजेस है,
कार्ल मार्क्स हो गया, लेनिन हो गए, उनके ही तरह यह एनिमल में अलग अलग तरह के प्राइज जीतते थे जो ओल्ड मेजर है। और वह नेचुरल ऑल लाइक एनिमल्स लाइक फ्रेंड्स की तरह सभी को मानते हैं और अपने रिश्तेदार समझने की कोशिश करते हैं। ड्रीम केम एट नाइट, जब उनको रात में अचानक कोई सपना आया तो एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड पावर, तो अपने राइट्स एंड पावर को वह फैलाने की कोशिश की। फिर है लीडरशिप हैप्पी फ्यूचर विथ एनिमल, लीडरशिप किए ताकि सभी खुश रह सके, खुश हो। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपने सपने के बारे में रात में बताया सभी एनिमल्स को, तो उसी के लगभग 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बट ऑलवेज लाइफ इन आइडियोलॉजी, और लेकिन वे हमेशा आइडियोलॉजी में अपने उनके जो ख्यालात थे वह हमेशा इन और एनिमल्स में गए थे। तो इस प्रकार से ओल्ड मेजर के कैरेक्टर के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं कैरेक्टर्स ऑफ स्क्वीलर। स्क्वीलर के कैरेक्टर के बारे में देख लेते। तो स्क्वीलर क्या होता है? स्क्वीलर का अगर सिंपल मतलब अगर कहें तो स्क्वीलर समझ सकते हैं मुनीम। मुनीम तो ज़रूर सुनेंगे। तो मुनीम के जैसा कैरेक्टर शो करता था स्क्वीलर। तो स्क्वीलर वही थे। स्क्वीलर भी एक तरीके से पीक के प्रजाति का ही था। तो स्क्वीलर का क्या काम कहना होता था कि रिप्रेजेंट एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। कोई कोई ऑफिसर होते हैं ना मुनीम की तरह, वैसे ही यह स्क्वीलर था। तो वही यहाँ पर रिप्रेजेंटेड एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो फ्रांसीसी क्रांति के बीच में रहे होंगे तो उसी को कोई ऑफिसर को लेकर दर्शाया गया हुआ है स्क्वीलर को। तो स्पोक्स ऑफ मैन ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का यह एक तरीके से गुलाम करता था। स्किलफुल डिबेटेड, यानी कि बहस करने में इनका बहुत ही ज़्यादा दिमाग था। तो समझ सकते हैं, खाली स्क्वीलर को याद रखेंगे, एक तरीके से मुनीम कह सकते हैं। ओल्ड मेजर को गार्जियन समझ सकते हैं, नेपोलियन को गुंडा समझ सकते हैं, और उसके बाद एक और पर है स्नोबॉल को हीरो समझ सकते हैं। तो उसी का कुछ कैरेक्टर लिख देंगे 1-1.5 पेज किसी भी तरीक़ा से, तो काम चल जाएगा। कम से कम 2 पेज लिखना ही होगा। और वे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन एमॉन्ग द एनिमल एंड ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम, वे अपने तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और अलग एनिमल्स का, अदर एनिमल्स का वह प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते थे। पिग्स एंड स्क्वीलर स्क्वारल देन इंड्स ऑफ एनिमल फॉर्म, तो वे जब लड़े तब अंत में जाकर एनिमल फॉर्म की समाप्ति हुआ। ये तो खैर बात सब कहानी में जानेंगे। नेपोलियन राइट्स हैंड, अगर देखेंगे स्क्वीलर, मुनीम तो होता है राइट हैंड कोई भी मैन का, तो वैसे ही स्क्वीलर था, नेपोलियन का राइट हैंड माना जाता है स्क्वीलर को। उसके बाद है कि नेपोलियन इज रियल ओरिजिनेटर फेवर्स इन विंड मिल, वह एक रियल ओरिजिनेटर्स है विंड मिल्स के लिए। वर्क डन फॉर लॉयल्टी नेपोलियन, ताकि एकदम सम्राट की तरह रहे, एकदम सज धज कर अच्छे तरीके से रहे, तो उन्हीं के लिए वह वर्क करता था। जो स्क्वीलर है वो स्क्वीलर इज स्किल्ड फ्लैटर्ड, वह एक तरीके से कह सकते हैं कि वह जासूस था। वह बहुत ही स्किल डेवलप्ड जासूस था स्क्वीलर। व्हेन ही हैड बॉक्सर प्रॉब्लम देन शट्स ऑफ बाय द स्क्वीलर, जब बॉक्सर कोई प्रॉब्लम सुनाता अपने एनिमल्स को लेकर तो उसको एकदम शांत चुप रहने के लिए कह दिया जाता था। बॉक्सर डेथ्स ऑन बेड एट विलिंगटन हॉस्पिटल्स, विलिंगटन हॉस्पिटल्स के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब जाने कैसे मृत्यु होती है, ये सब स्लेव्स ऑफ नेपोलियन विशेज एंड सो, वह नेपोलियन का दास था, इसके लिए उनका मेमोरेबल कैरेक्टर है बहुत। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां कैरेक्टर। मेन 7 कैरेक्टर के बारे में ही जॉर्ज ऑरवेल जी ने बताए हुए, लेकिन बाद बाकी और है। मॉसेस हो गया, मतलब जिसमें मुर्गा रहता है, बत्तख रहता है और कोई कौवा भी रहता है, तो मेन लेकिन 7 है। तो इसमें यही
अब बॉक्सर का कैरेक्टर क्या है, तो बॉक्सर नाम से पता चलता है कि उस ज़माने में कोई ना कोई बॉक्सर रहा होगा, मेहनती रहा होगा। अब उसका क्या क्या कैरेक्टर है, तो नाम से ही आप जान सकते हैं कि बॉक्सर एक हॉर्स को बताया गया हुआ है एनिमल फॉर्म में। उनका जो गुडनेस था, अच्छाई था, आफ्टर स्नोबॉल, स्नोबॉल हीरो की तरह है, उसके बाद का अच्छाई माना जाता है बॉक्सर के पास था, वो भी अच्छे थे। वह इंटेलिजेंट था, देख सकते इस साइड, वह इंटेलिजेंट था। फिर है कि यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड एज गुड बॉक्सर, पूरी दुनिया में वह विख्यात है अच्छे बॉक्सर के लिए। ब्रेव एंड फाइटर थे अगेंस्ट रोस्ट, अगर कोई भी यहाँ पर रोस्ट होगा, WROST, कितना भी बुराई, जितना बुराई रहेगा, बुराई के प्रति वे हमेशा लड़ाई करते थे जो बॉक्सर। उसके बाद वह ईमानदार थे, यानी कि इनोसेंट एंड विद सिंपल हार्टेड, सिंपली हार्टेड थे, सामान्य दिल के व्यक्ति थे, साथ में वह इनोसेंट भी थे, एकदम ईमानदार भी थे। इंज्योर ड्यूरिंग वर्क, उनको जब वर्क करते थे, इंजर्ड हुआ कोई, उनको चोट लगी, तो स्क्विलर फेट फील विथ पेटी बट सॉल्ड बाय बचर्स नाइफ, स्क्विलर को बुरा लगा। स्क्विलर हम जानते हैं कि अधिकतर जो देखते हैं हम मुनीम के बारे में फिल्म में देखे होंगे, ओल्ड फिल्म में, तो उसमें देखते हैं कि मुनीम हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा ही ज़्यादातर पेश आते रहते। तो थोड़ा उस जब घोड़ा इंजर्ड हुआ, बॉक्सर जब उस इंजर्ड हुआ, तो थोड़े समय के लिए वह दया दिखाया, फिर बाद में उसको अपने स्वार्थीपन के कारण, लालचपन के कारण बॉक्सर को बेचना चाहा। जो बचर से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो कसाई के हाथों में बेचना चाहा, शायद बेच ही दिया, वो भी कहानी देखेंगे तो जानेंगे ही सेक्रीफाइस्ड, यानी कि जो बॉक्सर है वे अपने जीवन को त्याग दिए। ही इज़ ट्रू नेशन बिल्डर, तो इसलिए उनको ट्रू नेशन बिल्डर इसी को कहते हैं। His unique character in nation like animal farm, so his character was memorable. So इसलिए उनका भी कैरेक्टर एकदम यादगार रहेगा हमेशा के लिए। और यह देखेंगे एनिमल फॉर्म कालजयी रचना है, मतलब यह पूरी पुश्तैनी तक चलेगा, बहुत वर्षों तक चलेगा, क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री को कहानी के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से यहाँ पर बताया हुआ है। तो बॉक्सर के कैरेक्टर के बारे में जान लिया। पांचों कैरेक्टर एकदम आसान था। बॉक्सर तो ध्यान में रहेगा ही कि जो नॉर्मल बॉक्सर का कैरेक्टर होता है वो हो गया। चौथा में स्क्विलर बता ही दिए कि मुनीम का कैरेक्टर जो लगभग होता है वो है। फिर है ओल्ड मेजर, बता चुके हैं, पेरेंट्स को लेकर आप उनका कैरेक्टर लिख देंगे तो ओल्ड मेजर का कैरेक्टर भी हो जाएगा। फिर स्नोबॉल का हीरो का कैरेक्टर लिख देंगे तो वो हो जाएगा। और जो नेपोलियन है गुंडा के कैरेक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा। 5 तो जान लिया। अब 6th है मॉली। मॉली के बारे में देख लेते हैं। तो मॉली एक फीमेल हॉर्स थी, यानी कि मेयर जिसको कहते हैं। तो वह एकदम चंचल, नटखट और छैल छबीली के तरह हम कह सकते हैं। तो वह उस तरीके के थी उस समय के। तो रिप्रेजेंटेड एज मेयर, मेयर उसी को कहते हैं, मतलब घोड़ी को कह सकते हैं। शी वाज फुलिश एंड प्रेटी, वह मूर्ख थी लेकिन सुंदर भी थी। तो यही घोड़ी के बारे में जान रहे। फ्लैटर्ड थी, वह एक तरीके से जासूसीपन भी करती थी, उनका एक स्वभाव था जासूसीपन का। फ्लर्ट्स मैन एंड शुगर च्यू टू इंक्रीज ब्यूटी, मतलब वह मनुष्य जो मैन हो, मतलब जो मेल जो हो उसका पार्टनर, उसको हमेशा फ्लर्ट्स करती थी और अपने ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह शुगर भी लेती थी। वांट ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट, वह हमेशा हर तरह के आराम को खोजने की कोशिश करती थी। शी इज़ लेजी, वह लेजी थी, साथ में डरपोक के साथ वह प्लेफुल नेचर की थी, नाटक भी कुछ कुछ करती थी। तो देख रहे हैं ये मौली का कैरेक्टर है। मौली का कैरेक्टर आप बस थोड़ा समझ ही चुके हैं कैसी तरह के है, तो उस वैसा ही लिख देंगे। ऑलवेज वांट प्रेज एंड शुगर, वह हमेशा
अलग अलग तरीके का वह तारीफ़ें सुनना पसंद करती थी और वह शुगर को भी पसंद करती थी, जो चीनी खाना पसंद करती थी। ड्यूरिंग वर्क वीकनेस का बहाना बनाकर इंजॉय देन रन सेफ प्लेस। जब वर्क उस पर कहा जाता कि आप ये काम कीजिए तो वह अपने कमजोरी का बहाना बनाकर वह कहीं और सेफ प्लेस पर जाती थी आराम करने के लिए। और उसको बरिज हर हाय मतलब है मतलब होता है ड्राई ग्रास, सूखी घास जो घोड़ा खाता है, तो वही अपने सूखी घास को वह छुपा कर रखती थी। एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ सो फैशनेबल, उनका इसलिए जो मौली था इसलिए वे फैशनेबल थी, वो हमेशा लग्जरीज लाइफ को पसंद करती थी। हर एटीट्यूड इज मटेरियलिस्टिक मतलब होता है कि आप भौतिकी सामान जो सजावट समय काम आए, अधिकतर वैसा ही चीज़ वह मौली पसंद करती थी। तो इस प्रकार से ये स्पॉइल्ड क्रिएचर मिडिल क्लास और वाइट कॉलर, तो उसका ये आखिरकार उसका लाइफ कोई काम के नहीं था। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं हर जगह पर, क्रांति में भी ऐसे ही कैरेक्टर के कोई स्त्री यानी कि फीमेल रही होगी, तो उन्हीं को लेकर यह नॉवेल लिखा गया। तो सिक्स्थ कैरेक्टर, छठा कैरेक्टर के बारे में जान लिया। और लास्ट कैरेक्टर हम लोग का आता है वह है बेंजामिन का कैरेक्टर। तो बेंजामिन का क्या कैरेक्टर है, यह डोंकी निभाया गया हुआ है एनिमल फॉर्म में। एनिमल फार्म में डंकी का कैरेक्टर वह क्या है, तो यह है कि बेंजामिन एज ओल्डेस्ट डंकी है, एकदम ओल्डेस्ट डंकी है। और वह सिंपली जो एकदम होता है सिंपल माइंडेड, उसको कोई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ मतलब नहीं रहता है, अपना सिंपली खाना खाने से मतलब रखता है और थोड़ा काम करने से मतलब रखता है। तो डंकी का वैसा ही कैरेक्टर था, देख सकते हैं डंकी देखने से ही वैसे ही लगता है, उसको जो कहा जाता है वैसे ही करता और ज़्यादा वह हंसता मुस्कुराता और वह कभी ये सब नया नया मूड उसका नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बेंजामिन का कैरेक्टर दिया हुआ था कि यह ओल्डेस्ट डंकी को दर्शाता है। यह साइनिक्स यानी कि असूयक था, यानी कि उसको फ्यूचर पर कोई दिलचस्पी नहीं था कि हम फ्यूचर में अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ और अच्छा बनेंगे, उनको कोई इस सब से मतलब ही नहीं था। नोट बिलीव इन प्रोग्रेस, वह प्रोग्रेस में बिलीव ही नहीं करते थे। ऑलवेज नॉर्मल रहते थे, नो हैप्पी, सीरियस एंड ग्लूमी, वह खुश नहीं रहते थे, हमेशा सीरियस रहते थे और ग्लूमी रहते थे। और अगर कोई हंसता भी तो उनको वह खुद समझाते कि बेकार के तुम लोग हंस रहे हो। नेवर लॉफ, वह कभी भी नहीं हंसे। संडे स्पेंड ऑन कार्ट हाउस ऑफ पैड डॉग, वह संडे के दिन जब छुट्टी मिलता था उनको, जो यहाँ पर बेंजामिन है जो डंकी का रोल किया, जब संडे को छुट्टी मिलता था तो अपने आराम से गुमसुम मन से वह पैड डॉग जो कार्ट हाउस होता है जो डंकी सब का, तो वहीं पर वह समय बिताने चल जाते थे संडे को। बस नॉर्मल माइंड के इंसान वह था, चाहे जानवर थे कह सकते। ही सिंबलाइज एज अ स्लेवर, वे जो बताते वह दासीता को बताते हैं, नौकर को बताता है। उनका सिंबलाइज वही संकेत ये देता है कि नौकर तो ऐसा ही रहता है, जितना काम कहा गया उतना ही करे और आराम से खाए बस। तो इसलिए उनको स्लेवर कहा गया है। नो चेंज आफ्टर रिवॉल्यूशन, जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद भी उनके पास कोई चेंजेस नहीं हुए। सपोर्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजीज ऑफ स्नोबॉल, जो स्नोबॉल का जो मिलिट्री था उस उनको सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से हमने ये सब कैरेक्टर, सातों कैरेक्टर के